इस देश की आन बान शान की रक्षा करने के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करने वाले और जिंदगी न्यौछावर करने वाले ऐसे वीर ऐसे शहीदों के लिए उनके सम्मान में हम एक यात्रा प्रारंभ करें। जब मुझे इस कार्यक्रम की जानकारी मिली तो मैं सचमुच मित्रों मुझे बेहद खुशी हुई और मुझे यह बताया गया कि यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। आज यह दूसरा चरण यहां से प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत ही सुखद स्थिति है। अब सचमुच हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है कि जो देश के लिए अपनी जिंदगी न्यौछावर करते हैं अथवा देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, उनको लोग देव तुल्य मानते हैं। हमारे यहां कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग के समान होते हैं। इसलिए जन्मभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देना यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों के, सभी परिवारों के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति करना चाहता हूं, जिन परिवारों के लोगों ने भारत माता की मान सम्मान स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। उत्तराखंड का जहां तक प्रश्न है, यह देवभूमि भी है, तपोभूमि भी है, वीर भूमि भी है। और मुझे बताया गया है कि यहां पर अब सैन्य धाम बनेगा। मैं जानता हूं कि यहां पर 4 धाम हैं, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, केदार धाम और बद्री धाम। ये 4 धाम हैं। और भी उत्तराखंड सरकार यहां पर 4था धाम सैन्य धाम बना देती है तो मैं समझता हूं कि यह 5वां धाम होगा इस उत्तराखंड की धरती पर रहने वाली है। और मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा, गणेश जी को भी मैं कहना चाहता हूं, यह सैन्य धाम जो बनना चाहिए ऐसा वैसा सैन्य धाम नहीं बनना चाहिए, औपचारिकता पूरी नहीं की जानी चाहिए। जितने भी हमारे शहीद हुए हैं उन शहीद परिवारों से मिट्टी वहां आनी चाहिए और ठीक तरीके से कलश में उसकी वहां पर पूजा विधिवत की जानी चाहिए। तब सैन्य धाम का निर्माण प्रारंभ होना चाहिए। और यह भी संकल्प होना चाहिए कि भविष्य में भी जो भी हमारे उत्तराखंड के बहादुर भारत भूमि की रक्षा करने के लिए अपनी शहादत देंगे, उन परिवारों की भी मिट्टी यहां आएगी और सैन्य धाम में ही वह स्थापित की जाएगी। यह भी संकल्प लेने की आवश्यकता है। और मैं तो यह भी कहना चाहूंगा, वहां पर इस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए कि ठीक तरीके से जितने भी शहीद हुए हमारे उत्तराखंड राज्य के सभी का नाम और गांव यह वहां पर अंकित होना चाहिए। सभी का नाम और गांव अंकित होना चाहिए। और मैं तो यह भी चाहूंगा कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए कि मान लीजिए उत्तराखंड का किसी शहीद परिवार का कोई नौजवान दुनिया के किसी कोने में बैठा हुआ है और जिस दिन उसके परिवार के उस सदस्य शहीद हुआ है, यदि उसको अपनी उस दिन श्रद्धांजलि वह अर्पित करना चाहता है अथवा उसकी स्मृति को नमन करना चाहता है, तो वहां से अमेरिका में बैठा है तो अमेरिका से ही डिजिटली वह अपने उस परिवार के सदस्य को जो शहीद हुआ है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। इस प्रकार की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। और आजकल के इस तकनीकी युग में इस प्रकार की व्यवस्था की जा सकती है। मैं तो मानता हूं कि सचमुच उत्तराखंड की हर गली, उत्तराखंड का हर शहर, उत्तराखंड का हर नगला, ये सभी अपने में एक पवित्र धाम है। लेकिन एक व्यवहारिक रूप से सैन्य धाम बनाना एक अच्छी सोच है और मैं इसका मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, अभी कुछ ही दिनों पहले मैं गया था गढ़वाल, वीर चंद्र सिंह जी गढ़वाली की प्रतिमा का अनावरण करने। सचमुच वहां पर जो मैंने उत्साह देखा वह अद्भुत था। मेरा भी मानना था कि गढ़वाली जी को उचित सम्मान मिलना चाहिए और उचित सम्मान हमारी उत्तराखंड की सरकार ने भी उनको दिया है, इसमें कहीं दो मत नहीं। जैसा अजय भट्ट जी ने बतलाया, करीब 2 दिन पहले ही मैंने 18 तारीख को
परसों ही मैं रिजांगला गया था। जैसा मुझे बतलाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बतलाया, आर्मी चीफ ने, वहां मौजूद सारे लोगों ने, कि आज तक कोई डिफेंस मिनिस्टर रिजांगला में आया नहीं था। पहले भी मुझे बताया गया। रिजांगला में इस बार भी क्या हुआ है, इसकी आप सबको जानकारी है। 1962 का भारत और चीन का जो युद्ध हुआ था, रिजांगला में इसी हमारे कुमायूं बटालियन, कुमायूं के रहने वाले 13 कुमायूं बटालियन के 124 जवानों ने जो करिश्माई काम किया है बहनों भाइयों, उसको यह भारत कभी भूल नहीं सकता। जब हमने उनकी शौर्य और पराक्रम की गौरव गाथा सुनी, तो मैंने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और आर्मी चीफ को मैंने कहा कि मैं वहां जाऊंगा। और यह अपना विचार 5 महीने पहले मैंने व्यक्त किया। मैंने कहा कि वहां पर कुछ स्मारक बना है कि नहीं बना है तो कैसा बना है। तो बताया साहब एक बना तो है, यहां पर हमारे 114 जवान जो शहीद हुए थे, स्मारक बना है, लेकिन वैसे ही वो करके एक जैसे सामान्य एक स्मारक होता है वैसा बन गया है। मैंने कहा नहीं, भले ही भारत और चीन सीमा का बॉर्डर हो, लेकिन वहां पर भव्य स्मारक बनना चाहिए। और बहनों भाइयों, मैं तो कहूंगा, आमंत्रित करना चाहता हूं अपने सभी सम्मानित पूर्व सैनिकों को कि आप जाकर देखिए किस प्रकार का वहां पर स्मारक इस बार बना, भव्य स्मारक बना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा बना है कि अब भारत के कोने कोने लोगों से जब उन लोगों को जानकारी प्राप्त होगी तो वे देखने के लिए जाएंगे कि रिजांगला में अब कैसा स्मारक बना है इतने वर्षों के बाद। वहां पर भी अपने बहादुर कुमायूं बटालियन के नौजवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं वहां गया था। क्या बहादुर की थी हमारे कुमायूं बटालियन के वीर जवानों ने। बहनों भाइयों, जैसा मुझे बताया गया कि 114 हमारे जवान शहीद हुए थे, और 114 जवान उन्होंने भी करिश्माई काम किया था। बतलाया गया मुझे कि लगभग 1200 से अधिक चीनियों को मारने में भी उन्होंने कामयाबी हासिल की थी। मेजर शैतान सिंह का नाम आपने सुना होगा, उन्हीं के नेतृत्व में वहां की लड़ाई लड़ी गई थी। तरह तरह की दास्तां लोगों के मुंह के द्वारा उन्हें सुनने को मिलती है। वहां जब मैं गया तो एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर, जो कि उस कंपनी को कमांड करने वाले थे, कंपनी कमांडर आरवी जटार, वो हमको मिले। उम्र काफी अधिक थी, 27 रही होगी, 87 रही होगी, 90 रही होगी, ऐसे ही आसपास की उम्र थी। और वहां पर -20 डिग्री, -20 डिग्री का टेम्परेचर था। मैंने देखा कि हम सबको यहां पर आ गए हैं, और हमारे आरवी जटार साहब वह भी इस उम्र में इस स्थान पर आ गए। लोगों ने क्यों ही परिचय कराया, मैंने देखा कि उनकी आंखों में जो रोशनी हमको दिखाई दी, बहनों भाइयों, जो उनकी आंखों में हमको शौर्य और पराक्रम और जज्बा जो हम दिखाई दिया, स्वाभाविक रूप से मेरा हाथ उनके चरणों पर चला गया। और मैंने फैसला किया, वह व्हील चेयर पर बैठकर आए थे, मैंने फैसला किया कि अब इसे व्हील चेयर को मैं ही लेकर स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कराने के लिए मैं ले जाऊंगा। और उनको वहां पर मैं स्वयं ही व्हील चेयर पकड़कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कराने के लिए उनको लेकर गया था। मैं समझता हूं कि भारत के हर नागरिक का यह जिम्मेदारी बनती है। जो हमारे शहीद हुए हैं, उन शहीदों के परिवारों के प्रति एक सच्चा, एक सम्मान का भाव उनके अंदर होना चाहिए। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम लोग सरकार में आने की लड़ाई लड़ रहे थे, मैंने लड़ाई मैदान की लड़ाई नहीं थी, एक चुनावी लड़ाई थी,
2014 उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष था और आज के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। हरियाणा में पहली सैनिकों की सार्वजनिक सभा हुई थी और हमारे सारे सम्मानित पूर्व सैनिकों ने आवाज उठाई थी कि वन रैंक वन पेंशन की बात 40 वर्षों से चल रही है, या तो इसकी चर्चा ही बंद हो जानी चाहिए और इस चर्चा भी हो रही है तो हमारे सीएट तो सैनिकों को दिया जाना चाहिए। उसी समय आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया कि नहीं, हम सरकार बनने के बाद पूर्व सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन की सुविधा देंगे। और बहनों भाइयों, आपने देखा कि सरकार बनने के बाद देर नहीं लगी, 40 वर्षों की जो समस्या थी उसको चुटकी बजाकर जो हमारे प्रधानमंत्री ने उसका समाधान निकाल दिया। आगे भी उसमें और कुछ भी होना है, कुछ विलंब हो रहा है, 1-2 साल का रिवीजन वगैरह की भी बात चलती है, उसका भी समाधान निकलेगा। मैं जब रक्षा मंत्री के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा था या जब से करना प्रारंभ किया तो बीच में यह भी बात आई थी कि साहब 2006 से पहले के जो नायब सूबेदार हैं उनको रिवाइज पेंशन का लाभ नहीं मिलता। ये सारे नायब सूबेदार जो 2006 के पहले के हैं उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय है, जुल्म है। मैंने सारे अधिकारियों को बुलाकर पूछा, लोगों ने कहा साहब हाँ ऐसा होता है और ऐसे लगभग 75,520 ऑनरेरी नायब सूबेदार थे जिनको कि लाभ नहीं मिल रहा था। बहनों भाइयों, मैंने तुरंत उसी समय आदेश कर दिया कि 2006 के पहले के भी जो हमारे नायब सूबेदार हैं उनको रिवाइज पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि अब उनको रिवाइज पेंशन का लाभ मिल रहा है। शार्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से सेवा में आए अधिकारियों को उनकी शिकायत थी कि सेवा से मुक्त होने के बाद रैंक लगाने की उन्हें इजाजत नहीं दी जाती। बहनों भाइयों, वह तारीख तो हमको याद नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये 2 वर्ष के भीतर की ही बात होगी जब से रक्षा मंत्रालय का दायित्व मैंने संभाला है। उनको तुरंत हमने रैंक का उपयोग करने का भी अधिकार दे दिया अपनी तरफ से। मैंने जितना हो सकता था वह करने की कोशिश की है। 50 सालों से यह भी मांग आई कि नेवी और एयरफोर्स के जो पर्सनल के लिए पेंशन रेगुलेशन है वह रिवाइज नहीं हो पाया था वर्षों से। हमने दिसंबर 2020 में ही तीनों सेनाओं के पेंशन रेगुलेशन को रिवाइज करने का भी आदेश दे दिया। बहनों भाइयों, सब कुछ मिलाकर हम लोग मिशन मोड में इस समय काम कर रहे हैं और हम लोगों को यह बात ध्यान है कि हमारे देश के लोगों ने इतना बड़ा बलिदान किया है आजादी हासिल करने के लिए, इसको ऐसे ही जाया नहीं होने देना चाहिए, ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। भ्रष्टाचार, नाकामी, यह सब सारी चीजें कितनी बढ़ गई थी, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से मिशन मोड में काम करना प्रारंभ किया है वह अद्भुत है। मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, श्री राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री कोई हो, किसी पार्टी का कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रधानमंत्री होता है, उसके प्रति हृदय से सम्मान की अभिव्यक्ति भी की जानी चाहिए। एक बार राजीव गांधी जी ने भी कहा था, करें क्या, ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 100 पैसे में 15 पैसा लोगों की जेब में पहुंच जाता है। लेकिन आप इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे कि आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था बना दी है कि 100 पैसा ऊपर से भेजते हैं तो 100 का 100 पैसा लोगों की जेब में पहुंचता है, 100 का 99 नहीं होने पाता है। डीबीटी के माध्यम से बंदरबाट की व्यवस्था पूरी तरह से वह समाप्त कर दी। 18,000 गांव में इतने वर्षों तक बिजली नहीं पहुंची थी, बिजली पहुंचने का सिलसिला प्रारंभ हो गया। यह भी हम लोगों का संकल्प है कि 2024 समाप्त होते होते हिंदुस्तान में एक भी व्यक्ति शेष नहीं बचेगा जिस व्यक्ति को अपना सिर ढकने के लिए छत न मुहैया हो जाए, ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं मिलेगा। हम लोगों का यह भी संकल्प है 2024 समाप्त होने के पहले ही ऐसे हालात पैदा हो जाएं, कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति भी यदि बीमार पड़ता है
इलाज के अभाव में उसे दम न तोड़ना पड़े, एक ऐसी मुकम्मल व्यवस्था की जानी चाहिए। इसीलिए हेल्थ कवर आयुष्मान भारत योजना प्रारंभ की है हम लोगों ने, यानी प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज होगा और एक वर्ष में यदि वह बीमारी ठीक नहीं होगी तो दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपए में उसका मुफ्त इलाज होगा। यह है आयुष्मान भारत योजना। हर किसान के खाते में 6,000 रुपया सीधे पहुंच रहा है। हम लोगों का यह भी संकल्प है कि 2024 समाप्त होते होते हर घर जल होना मिलना चाहिए, और हर घर जल जो मिलना चाहिए वो नल के माध्यम से जल मिलना चाहिए। हर घर में नल और हर घर में जल पहुंचने का